मैकेनिक्स। B1 वाले बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी B2 B3 बाकी जो भी है सबको लिखना है। B1 वालों को ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं मैं कि मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। मैकेनिक्स में मोशन के साथ डील करता है। जैसे इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के साथ डील करते हैं, तो मैकेनिक्स में किसके साथ डील करता है? मैकेनिक्स का मतलब ही मोशन, मोशन के साथ डील करता है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी मैकेनिज्म को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स। अब मोशन के बेसिस पे ही मैकेनिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया। मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। ध्यान दीजिए, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, प्लीज कंसंट्रेट। मैकेनिक्स में मैंने बोला मोशन के साथ डील करते हैं, मोशन के बेसिस पे मैकेनिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। कैसे? दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया? यदि मैं आपके सामने एक बंदा लेके आऊं, कोई बंदा, एक लड़का लेके आया, मैंने बोला ये मोहित है और उसने IIT क्रैक कर लिया है, इसका IIT में जो है ऑल इंडिया रैंक 50 आया है। तो मोहित को देख के क्लासरूम में जितने बच्चे बैठे हैं वो दो तरह के थिंकिंग में डिवाइड हो जाएंगे। आधे बच्चे, कुछ बच्चे मोहित को देख के सोचेंगे कि इसने IIT में इसका ऑल इंडिया रैंक 50 है, ये कैसे लाया, कितना घंटा इसने पढ़ाई किया होगा, कौन सी बुक इसने बनाई होगी, किस टीचर के पास इसने पढ़ा होगा, ठीक है, कौन सा DPP सोल्व किया होगा इसने, कितना घंटा इसने पढ़ाई की होगी। मतलब उसके IIT क्रैक करने के पीछे का जो रीजन है उसके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ बच्चे जो है उसका IIT क्रैक करने के पीछे के रीजन के बारे में नहीं सोच रहे, उसको देख के सोच रहे बाप रे इसने IIT में 50 रैंक लाया है, अब ये कौन से IIT में जाके पढ़ेगा, कौन सी ब्रांच लेगा, IIT में जाके कितना ऐश करेगा, है IIT का ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद कितना बड़ा पैकेज लगेगा, ये इंडिया में काम करेगा कि US में काम करेगा, इसकी लाइफ कितनी अच्छी होने वाली है, इसकी कितनी गर्लफ्रेंड बनने वाली है ना, ये सब सोचेगा। तो आधे बच्चों ने उसका पास्ट सोचा, IIT क्रैक करने के पीछे का जो कारण था उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे इसने IIT में 50 रैंक लेके आया। और आधे बच्चे को इस बात से मतलब ही नहीं कि उसने IIT में 50 रैंक कैसे लाया, आधे बच्चे उसके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कितना ऐश करने वाला है। तो ऐसे ही जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के दो तरह की थिंकिंग आती है। कुछ लोग उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के सोचेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास मोशन कैसे आया, कहां से आया, किसने इसको मोशन दिया, मतलब उसका मोशन के पीछे के कारण के बारे में सोचेंगे। और कुछ लोग उस मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के सोचेंगे कि ये कितने समय के बाद कहां पहुंचेगा, इसकी इतने समय के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये कब स्पीडिंग अप करेगा, कब स्लोइंग डाउन करेगा, मतलब उसके फ्यूचर के बारे में कि मोशन आ गया, कैसे आया फर्क नहीं पड़ता है, अब ये क्या करने वाला है उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो जिस ब्रांच में हम मोशन का कारण स्टडी करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास मोशन कैसे आया, कहां से आया, किसने दिया, उस पार्ट को बोलते हैं डायनेमिक्स। और जिस ब्रांच में मोशन के कारण के बारे में बिल्कुल स्टडी नहीं करते, मोशन कहां से आया, कैसे आया, उससे कोई मतलब नहीं, बस मोशन आ चुका है, अब मोशन के बाद ये क्या करने वाला है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, मतलब उस पार्टिकल के पास मोशन के कारण अब जो पैरामीटर्स आने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस ब्रांच को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स में मोशन का कारण स्टडी नहीं करते। जैसे आपको काइनेमेटिक्स में कोई क्वेश्चन दी गई है कि एक पार्टिकल की t = 0 पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, क्वेश्चन ऐसे बोला, मान लिया कि पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट t = 0 and the acceleration of the particle is 5 meter per second squared, then find out velocity of this particle at t = 10 second, या find out displacement traveled by the particle in time interval 0 to 10 second, या find out average velocity of this particle in time interval 0 to 10 second। मतलब इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे तो इनिशियली पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, क्या उसके बारे में सोचोगे कहां से आई, क्यों आई? पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दिया था, क्या उसके बारे में सोचोगे एक्सेलरेशन कहां से आया, क्यों आया? नहीं, आप सिर्फ उसको यूज करोगे। v = u + at इक्वेशन में डाल दोगे डेटा, आंसर निकाल दोगे। s = ut + ½ a² में डेटा डाल दोगे, आंसर निकाल दोगे। मतलब जो इनिशियल डेटा पार्टिकल के क्वेश्चन में दिए हैं कि उसके पास t = 0 सेकंड पे ये वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचे कि कहां से आया, क्यों है पार्टिकल के पास, किसने दिया, नहीं, आप उसको यूज कर रहे हो। तो यही काइनेमेटिक्स है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन का कारण स्टडी नहीं करते। लेकिन डायनेमिक्स में हम मोशन का कारण स्टडी करते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का कारण एक ही है, फोर्स।
यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यदि आपको उसको मूव करवाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप फोर्स लगाओगे, फोर्स उसको एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा, वेलोसिटी उसकी पोजीशन में चेंज करेगा, वो मूव कर जाएगा। तो डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने मोशन का कारण हमें बताया उसका नाम न्यूटन था। तो डायनेमिक्स में सबसे पहला चैप्टर ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, क्योंकि न्यूटन ने ही किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के जो कारण है, रीजन है, वो एक्सप्लेन किए थे। तो काइनेमेटिक्स के बारे में क्या बोलूंगा कि इन दिस ब्रांच वी नेवर स्टडी द रीजन बिहाइंड द मोशन ऑफ पार्टिकल। क्या स्टडी करते हैं? इन दिस ब्रांच वी स्टडी ओनली द मोशन पैरामीटर्स, मतलब मोशन के कारण जो पैरामीटर्स आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, जो मोशन के कारण आएंगे, वी स्टडी ओनली द मोशन पैरामीटर्स गेन बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। वो स्टडी करते हैं, मोशन का कारण कभी स्टडी नहीं करते। जबकि इसमें क्या करेंगे? इन दिस ब्रांच वी स्टडी द रीजन बिहाइंड द मोशन। मोशन के पीछे का कारण स्टडी करेंगे, जो कि क्या है? दैट इज फोर्स। तो इस ब्रांच में हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे डायनेमिक्स। हो गया सबका ये चीज? लिख लो फटाफट। तो मैकेनिक्स में दो ही पोर्शन है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। दोनों में मैंने डिफरेंस समझाया कि डायनेमिक्स में मोशन का कारण स्टडी करते हैं और काइनेमेटिक्स में हमें मोशन के कारण से कोई मतलब नहीं। मोशन क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ मोशन के कारण पार्टिकल के पास जो पैरामीटर्स आने वाले हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। मिटा दो? तो लिखो फटाफट जिसने नहीं लिखा। चलिए, बिकॉज मैंने बोला कि मैं स्टार्ट करूंगा डायनेमिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो अलग लेक्चर, अलग क्लास में शुरू होगा अलग से। लेकिन हमें डायनेमिक्स से पहले काइनेमेटिक्स का एक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है रिलेटिव मोशन, उसके बारे में आइडिया लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग डायनेमिक्स से स्टार्ट करने से पहले काइनेमेटिक्स का एक स्पेशल पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स का मतलब ही मोशन है, तो थोड़ा मोशन पे स्टडी करते हैं कि मोशन क्या होता है। टॉपिक डाल लो मोशन। पहले ये खत्म करेंगे मोशन, 2-3-4 क्लास लगेगी, उसके बाद हम लोग डायनेमिक्स में आएंगे। तो मोशन, तो हमारा बात आता है मोशन। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं जो बहुत जरूरी है सुनना। दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। सुंदरता हो, बदसूरत हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हर चीज रिलेटिव है। सुंदरता भी रिलेटिव है। हो सकता है आपको एक लड़की भी सुंदर लग रही है, लेकिन उस लड़की के सामने एक और लड़की आ जाए, तब आप दूसरी लड़की को सुंदर बोल दोगे, उससे ज्यादा सुंदर है। ठीक है ना? दुनिया में हर चीज, कोई चीज छोटा है कि बड़ा, अमीर है कि गरीब। कोई आदमी हो सकता है, कोई आदमी जो अमीर अपने आप को बोलेगा तो दूसरे से कंपेयर करके बोलेगा, लेकिन अब अंबानी से कंपेयर करूंगा तो वो गरीब हो जाएगा। तो हर चीज रिलेटिव है। तो मोशन भी जो है, मोशन एक्चुअल में मोशन कुछ नहीं, मोशन भी रिलेटिव है। मोशन भी रिलेटिव है, ध्यान से। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, तो उसका कोई ना कोई ऑब्जर्वर देख रहा है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है एक लड़की एक लड़के को सुंदर लग रही है और दूसरे को सुंदर नहीं लग रही, बदसूरत लग रही है। एक लड़की एक लड़के को सुंदर लग रही है, दूसरे को बदसूरत लग रही है। एक लड़का एक लड़की को हैंडसम लग रहा है, दूसरे को नहीं लग रहा। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, ध्यान से। तो मोशन भी रिलेटिव है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है, तो उसको दो अलग अलग ऑब्जर्वर देख रहे हैं, एक ऑब्जर्वर ए, एक ऑब्जर्वर बी। तो दोनों उसका, हो सकता है दोनों उसका मोशन अलग अलग देखे। हो सकता है एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ देखे, और हो सकता है उसी टाइम पे उसी ऑब्जेक्ट को दूसरा आदमी सर्कुलर मोशन करता हुआ देखे। दैट इज पॉसिबल। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट को दो आदमी देख रहे हैं, एक आदमी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देख रहा है और दूसरा आदमी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो सकता है 0 मीटर पर सेकंड देखे। हो सकता है दूसरा आदमी उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देखे। हो सकता है एक आदमी एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जाता हुआ देख रहा है, उसी टाइम पे दूसरा आदमी उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, सेम टाइम पे दूसरा आदमी देख रहा है, हो सकता है उसको 5 मीटर पर सेकंड से वेस्ट में जाता हुआ देख रहा है। दैट इज पॉसिबल। तो मोशन जो होता है वो रिलेटिव है। मतलब किसी भी मोशन में दो चीज इन्वॉल्व होती है।
जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का मोशन बोलते हो, कभी भी मोशन डिफाइन करते हो, तो दो चीज होती है, एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है और एक ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो फिक्स नहीं है। सेम ऑब्जेक्ट को सेम टाइम पे अलग अलग ऑब्जर्वर अलग अलग मूव करता हुआ देख सकते हैं। तो इसलिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट का आप मोशन बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट इतनी मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सारे ऑब्जर्वर उसको नहीं देख रहे वैसा, अलग अलग ऑब्जर्वर उसका अलग अलग मोशन देख रहे हैं। तो यू हैव टू मेंशन अबाउट द ऑब्जर्वर कि कौन उसको देख रहा है। तो मोशन में दो चीज इन्वॉल्व होती है, एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मोशन क्या है? एक्चुअल में मोशन कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में मोशन कुछ भी नहीं, मोशन होता ही नहीं है। एक्चुअल में मोशन क्या होता है? रिलेटिव होता है। तो मोशन नाम का कोई चीज नहीं है। एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन। तो मोशन जो है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मोशन जो है, मोशन वो एक्चुअल में रिलेटिव होता है। रिलेटिव। एवरी मोशन इज ए रिलेटिव मोशन। मतलब हर मोशन किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने कोई वेलोसिटी बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, तो किसने देखा होगा ना 10 मीटर पर सेकंड, तो वो बोल रहा है ना कि 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, हर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, हर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो एवरी मोशन इज ए रिलेटिव मोशन। तो लिखिए, पहले लिखो एवरी मोशन इज ए रिलेटिव मोशन। मतलब लिखो मीन्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैरा में लिखो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग होगा। मतलब लिखो means if n number of observers are observing the motion of an object at same time, then they may observe, या ऐसा लिख लो then each observer, ऐसे लिखो then each observer may observe, then each observer may observe different motion of that object, then each observer may observe different motion of that object। तब हो सकता है कि हर ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट का अलग मोशन देखे, डिफरेंट मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इतना लिख लिया सबने? ठीक है। तो ऑब्जर्वर के बेसिस पे, मतलब मैंने बोला हर मोशन में दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट तो एक ही रहेगा जो मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो एक ही है जिसको देख रहे हैं, जो मूव कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन देखने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑब्जर्वर के बेसिस पे मोशन को दो पार्ट में बांट दिया। तो मोशन को जो है ऑब्जर्वर के बेसिस पे दो पार्ट में हमने कैटेगराइज किया। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर, नोट लगा के लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर द मोशन इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। क्या? फर्स्ट आपका एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, एक्चुअल में एब्सोल्यूट मोशन भी रिलेटिव मोशन ही है। रिलेटिव, मैंने बोला हर मोशन रिलेटिव मोशन है, ये भी रिलेटिव मोशन है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात आ जाती है, इसलिए इस रिलेटिव मोशन को एक अलग नाम से पुकार रहे हैं, एब्सोल्यूट मोशन। एंड दूसरा हमने बोल दिया रिलेटिव मोशन। ये भी रिलेटिव मोशन ही है, लेकिन इसमें एक अलग से एक छोटी सी बात आती है, बताता हूं। तो मोशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वर के बेसिस पे मोशन को दो पार्ट में बांटा। तो ऑब्जर्वर दो तरह के हो सकते हैं, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक मूविंग ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर खड़ा होकर भी किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और मूव करता हुआ भी देख सकता है, दौड़ता दौड़ता भी देख सकता है। तो दो तरह के ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर और मूविंग ऑब्जर्वर। ध्यान से, फिजिक्स में किसी भी ऑब्जर्वर को हम उस नाम से भी पुकार सकते हैं जिस फ्रेम में वो ऑब्जर्वर खड़ा है। ध्यान से, मैं फिजिक्स में ऑब्जर्वर को राम नाम से पुकारूं जरूरी नहीं है। मैं बोलूं आपसे कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू दिस कार, तो कार के रेस्पेक्ट में, मतलब कार के आंखें थोड़ी ना, कार थोड़ी ना देख रहा है, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू किसी कार के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं। इसका मतलब है उस कार में एक आदमी को बैठा दो
उस कार में एक आदमी को बैठा दो, वो आदमी जो देख रहा है वो पूछ रहा है, क्योंकि जो कार की वेलोसिटी, कार का जो एक्सेलरेशन है, कार में एक आदमी बैठा दो तो उस आदमी का भी वही मोशन पैरामीटर आएगा जो कार का है। यदि कार में मैं दो आदमी बैठा दूं ए और बी, तो दोनों ऑब्जर्वर सेम है। फिजिक्स में सेम ऑब्जर्वर का मतलब होता है, ऑब्जर्वर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि राम और श्याम दो अलग अलग आदमी है तो अलग अलग ऑब्जर्वर है, नहीं। फिजिक्स में ऑब्जर्वर सेम और डिफरेंट नाम से नहीं होगा। यदि राम और श्याम दो आदमी है, यदि दोनों का मोशन एकदम सेम है, जो राम की वेलोसिटी वही श्याम की है, जो राम का एक्सेलरेशन है वही श्याम का है, दोनों का मोशन आइडेंटिकल है, तो राम और श्याम दोनों सेम ऑब्जर्वर कहलाएंगे। लेकिन राम और श्याम दोनों का मोशन अलग अलग है, राम की वेलोसिटी कुछ अलग है, श्याम कुछ अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दोनों डिफरेंट ऑब्जर्वर कहलाएंगे। तो फिजिक्स में सेम ऑब्जर्वर का मतलब होता है ऐसे ऑब्जर्वर जिनका खुद का मोशन आइडेंटिकल है, जो उसका मोशन है वही उसका मोशन। दो आदमी यदि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वो सेम ऑब्जर्वर होंगे। यदि मैंने बोला एक ट्रेन में 5 आदमी बैठे हैं, राम, श्याम, मोहन, रमेश, राकेश, 5 आदमी एक ट्रेन में बैठे हैं, तो बताओ फिजिक्स में उन पांचों ऑब्जर्वर को सेम ऑब्जर्वर बोलेंगे कि अलग अलग ऑब्जर्वर बोलेंगे? सेम ऑब्जर्वर, सेम, क्योंकि सबका मोशन सेम है। और जब सेम ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सेम ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोशन सेम दिखेंगे। लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो दोनों उस ऑब्जेक्ट का मोशन अलग अलग देखेंगे। क्यों, वो मैं बताऊंगा। तो मैंने बोला ऑब्जर्वर दो तरह के हो गए मेरे लिए, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक मूविंग ऑब्जर्वर। ध्यान से, तो ऑब्जर्वर के बेसिस पे मोशन को दो पार्ट में बांटा, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता है, अच्छा मैंने ये भी बताया कि किसी भी ऑब्जर्वर को उस फ्रेम के नाम से भी पुकार सकते हैं जिसमें वो बैठा है। तो मैंने बोला एक ट्रेन में एक आदमी बैठा था, राकेश, तो मैं आपसे ये बोलूं कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल बाहर मूव कर रहा था, मैं बोलूं फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू राकेश, या फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, बात सेम है। ट्रेन का मतलब ये कि ट्रेन में जो आदमी बैठा है वो किसी भी आदमी को, किसी भी ऑब्जर्वर को उसके नाम से, उस जिस फ्रेम में वो बैठा है उस फ्रेम के नाम से पुकार सकते हैं। तो यदि कोई आदमी स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो उसको किस नाम से पुकारेंगे? मुझे बताओ। ग्राउंड जो है, ग्राउंड, जमीन कभी चल सकती है क्या? आपने जमीन को चलता हुआ देखा है क्या? नहीं। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को मैं किस नाम से पुकार सकता हूं? ग्राउंड के नाम से पुकार सकता हूं। मैं बोलूं फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा कर दो उसके रेस्पेक्ट में, और ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है तो वो कौन सा ऑब्जर्वर हो गया? मूविंग की स्टेशनरी? स्टेशनरी। क्लियर है बात? हाँ, तो ध्यान से सुनो। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में यदि कोई मोशन होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूव करता हुआ देखता है, तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्सोल्यूट मोशन बोलेंगे। यानी एब्सोल्यूट मोशन में ऑब्जर्वर कौन होता है? मतलब एब्सोल्यूट मोशन को यहां पे मैं बोलूं, इसको डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि मोशन ऑफ, मतलब इसमें ये बोल सकता हूं कि इसमें जो ऑब्जर्वर होगा एब्सोल्यूट मोशन में, पहले मैं एक बार शॉर्टकट में डिफाइन कर रहा हूं। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और रिलेटिव मोशन का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। एक बार इतना लिख लो, फिर हम लोग अच्छे से लिखाएंगे। मतलब ऑब्जर्वर के बेसिस में मोशन के दो टाइप है, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन में ऑब्जर्वर कौन होता है? स्टेशनरी। और रिलेटिव मोशन में ऑब्जर्वर कौन होता है? मूविंग। रफ कर दो ये चीज, तो अब एक बार लिखिए फटाफट। सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, तो टॉपिक डाल लीजिए एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन लिखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में WRT ऐसे करके लिखो। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, with respect to a stationary observer is called as absolute motion। तो मैं क्या बोल रहा हूं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अंडरलाइन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अंडरलाइन और ब्रैकेट में ग्राउंड लिख लो। स्टेशनरी ऑब्जर्वर को मैं किस नाम से पुकारूंगा? ग्राउंड। और फिर से बोल देता हूं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर के ब्रैकेट में ग्राउंड, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन। एंड
and the motion parameters motion parameter का मतलब ऐसे पैरामीटर जो मोशन के कारण आते हैं, and the motion parameters जैसे ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो काइनेमेटिक्स में जिनके साथ डील करते हैं। जब भी मैं मोशन पैरामीटर बोलूंगा तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बॉय का मतलब राकेश, रमेश, सुरेश सब आ गए, तो मैं राकेश, रमेश, सुरेश इंडिविजुअली नाम ना लेके बॉय बोल सकता हूं। तो ऐसे मोशन पैरामीटर का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी। तो मैंने क्या बोला, एंड द मोशन पैरामीटर्स ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ब्रैकेट क्लोज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन पैरामीटर्स। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसका मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का। इस लाइन का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू, इस लाइन का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू। पहले ऑब्जेक्ट आता है और सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वर आता है जब भी लिखते हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लाइन का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जिसको हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं, is called as absolute motion. And the motion parameters of an object, कोई भी object with respect to stationary observer are called as absolute motion parameter. किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मोशन कौन देखेगा, स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो है वो देखेगा। मूविंग ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखेगा तो उसका गलत मोशन देखेगा, जो है वो नहीं देखेगा, उससे अलग देखेगा। समझाते हैं, इतना हो गया सबका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूं डेल आर वेक्टर, 1D में डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स वेक्टर बोलते हैं, लेकिन मान लो 2D 3D मोशन है तो पोजीशन को तब आर वेक्टर से बताते हैं। आर वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर और डेल का मतलब है चेंज, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डेल आर वेक्टर। तो डेल आर वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इस लाइन का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी आर का मतलब ग्राउंड। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब मूव कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है वो, मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको मैं प्रोनाउंस कर सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर। या फिर आप यदि ऑब्जर्वर मेंशन नहीं करना चाह रहे हो तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, दिस इज द, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। आपने एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर दिया तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर दिया, मतलब ऑब्जर्वर कौन है, ग्राउंड है। आपको तब ऑब्जर्वर मेंशन करने की जरूरत नहीं। यदि आपने एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर दिया तो इट डज नॉट रिक्वायर टू मेंशन द ऑब्जर्वर, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही होता है। यदि आपने एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं किया तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन ऑब्जर्वर है। ऐसे मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर का मतलब वेलोसिटी किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आप इसको बोलोगे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए मतलब जो मूव कर रहा ऑब्जेक्ट, ए मूव कर रहा है और उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ग्राउंड। तो आप बोलोगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि आप ग्राउंड मेंशन नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। एब्सोल्यूट का मतलब ही एब्सोल्यूट वर्ड यूज कर दिया, मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड है, स्टेशनरी है। ऐसे मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसको आप प्रोनाउंस करोगे कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर ग्राउंड है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड नंबर पे जो लिखते हैं वो ऑब्जर्वर। क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड है तो आप इसको ये भी बोल सकते हो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ ए। हो गया इतना सबका। चलिए ये हो गया एब्सोल्यूट मोशन की बात। अब आती है बात रिलेटिव मोशन की। एक्चुअल में एब्सोल्यूट मोशन भी रिलेटिव मोशन ही था। रिलेटिव का मतलब ये किसी किसी के रेस्पेक्ट में, तो एब्सोल्यूट मोशन भी तो किसी के रेस्पेक्ट में था ना, बट वहां पे ऑब्जर्वर कौन है, स्टेशनरी है, ठीक है तो कोई ना कोई ऑब्जर्वर तो देख रहा है ना। तो एवरी मोशन इज रिलेटिव मोशन। तो एब्सोल्यूट मोशन भी क्या है, रिलेटिव मोशन ही है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये, क्योंकि हर मोशन रिलेटिव है, हर मोशन रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में। तो एब्सोल्यूट मोशन भी तो किसी के रेस्पेक्ट में था ना। हर मोशन में ऑब्जर्वर तो रहेगा ना जो उसको देखेगा, लेकिन उसको एब्सोल्यूट, उस रिलेटिव मोशन को एब्सोल्यूट मोशन नाम क्यों दिया, क्योंकि उसमें मैंने
ऑब्जर्वर क्या कर दिया, स्टेशनरी। रेस्ट वाला ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्सोल्यूट मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, वेट करो। नेक्स्ट आता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन लिखो, लिखो मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर को अंडरलाइन, इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन एंड इट्स मोशन पैरामीटर्स, ब्रैकेट में वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ब्रैकेट क्लोज, and its motion parameters, ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ब्रैकेट क्लोज, are called as relative motion parameters। मतलब यहां पे मैं बोलूं मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए मूविंग ऑब्जर्वर, मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिलेटिव मोशन। एंड द motion parameters of any object with respect to a moving observer are called as relative motion parameters। मैंने बार बार बोल रहा हूं एब्सोल्यूट मोशन भी रिलेटिव मोशन ही था, क्योंकि हर मोशन रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव का मतलब है कि किसी ना किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, लेकिन उस रिलेटिव मोशन को एक अलग से नाम दे दिया एब्सोल्यूट मोशन। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उसको एब्सोल्यूट मोशन बोलते हैं, और मूविंग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। हमने ऐसे डिफाइन कर दिया अपने सुविधा के लिए। रफ कर दूं इस चीज को, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं बोलूं इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट डेल आर वेक्टर, किसका, ए का। इस लाइन का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है जो मूव कर रहा है, वो कौन है, ए, और जो ए को मूव करता हुआ देख रहा है ऑब्जर्वर, वो कौन है, बी। पहले जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे ऑब्जर्वर। फिर मैं बोलूं ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, इसको बोलूंगा वेलोसिटी किसका, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है बी जो मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर कौन है जो बी को मूव करते हुए देख रहा है, वो है सी। फर्स्ट नंबर पे जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे जो होता है वो ऑब्जर्वर। फिर मैंने बोला एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको बोल दूंगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहां पे ऑब्जेक्ट है सी, और ऑब्जर्वर कौन है, यहां पे ऑब्जर्वर है ए। हो गया सबका, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। अब यदि मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का तीन अलग अलग ऑब्जर्वर है, ए, बी और सी, एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं मूव करता हुआ, तो ए उसका वेलोसिटी क्या देख रहा है, बी क्या देख रहा है, सी क्या देख रहा है, वो कैसे निकाले, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि क्यों स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्सोल्यूट मोशन बोला गया है। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब एक्चुअल मोशन। क्यों भाई, समझाते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो क्या करता है, वो ऑब्जर्वर खुद के पास जितने मोशन पैरामीटर होंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसका खुद का जितना भी होगा, वो सारा का सारा वो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो एक ऑब्जर्वर 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है, तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी थी वो तो देखेगा ही, साथ में अपनी जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी ईस्ट में, वो उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड की सेम वेलोसिटी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट में ट्रांसफर कर देगा। और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी एक्चुअल थी वो, और उसने जो ट्रांसफर की, दोनों को ऐड करो और नेट कितना है वो उतना दिखेगा। क्यों, वो मैं समझाऊंगा। मतलब जब भी कोई आदमी मान लो, समझो आदमी को श्राप मिला हुआ है, भगवान ने श्राप दे दिया कि जब भी तू किसी चीज को देखेगा तो उस चीज का एक्चुअल मोशन में तू अपना मोशन भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करके देखेगा। दैट्स व्हाई मूविंग ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, मूविंग ऑब्जर्वर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा
तो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मोशन नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो अपना मोशन भी उसको ट्रांसफर करके सारा ऐड करके फिर देख रहा है। लेकिन स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो क्योंकि वो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, उसके पास ना कोई वेलोसिटी है, ना कोई एक्सेलरेशन है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, वो स्टेशनरी है, उसका सब जीरो है मोशन पैरामीटर, वो रेस्ट में। तो वो जब भी वो भी किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो अपना मोशन ट्रांसफर करेगा, लेकिन उसका तो सब जीरो था, तो क्या उसने कुछ ट्रांसफर किया? क्या वो तो जीरो ट्रांसफर किया। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल जितना वेलोसिटी था, जितना एक्सेलरेशन था, जितना डिस्प्लेसमेंट था, वो ही देखेगा। क्योंकि हर ऑब्जर्वर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उस ऑब्जर्वर के पास खुद की जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट है, मैं समझाऊंगा, वेट करो। खुद का जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन है, वो ट्रांसफर करके देखता है। क्यों देखता है, सब समझाऊंगा, वेट करो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, रुक जाओ। एक कहानी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, वो ध्यान से सुनो। जब भी कोई आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जर्वर, जब भी वो अपने आप को देखता है, कभी भी कोई भी ऑब्जर्वर जब अपने आप को खुद को देखता है, तो हर ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट में फील करता है। कोई भी आदमी कभी भी अपने आप को मूव करते हुए नहीं देख सकता। ये स्टेटमेंट से ही सब कुछ समझ में आएगा। कोई भी पर्सन जब भी अपने आप को देखेगा, तो हमेशा अपने आप को रेस्ट में देखेगा, हमेशा अपनी वेलोसिटी, अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही देखेगा। चाहे वो आदमी एक्चुअल में रेस्ट में हो, चाहे वो आदमी एक्चुअल में मूव कर रहा हो। यदि स्टेशनरी आदमी भी अपने आप को देखेगा, तब भी वो अपने आप को स्टेशनरी देखेगा, और मूविंग आदमी भी जब अपने आप को देखेगा, तो अपने आप को रेस्ट में ही फील करेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं। अभी तुम लोग घर में बैठे हो, सब लोग तुम घर में बैठे हो, तो तुम अपने आप को देखो, रेस्ट में फील कर रहे हो कि मोशन में फील कर रहे हो? रेस्ट में। तुम लोग एक्चुअल में हो भी रेस्ट में, और अपने आप को फील भी रेस्ट में कर रहे हो। ये तो समझ में आ गया कि भाई जब रेस्ट में है तो रेस्ट में फील कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यदि तुमको सबको एक ट्रेन में बैठा देता हूं, और ट्रेन जो है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे है, तुम ट्रेन में बैठे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? एक्चुअल में तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। 100 जीरो कैसे है? तुम ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन 100 से जा रही है, तो तुम्हारी वेलोसिटी भी 100 है ना ट्रेन के साथ। तुम ट्रेन के साथ तो जा रहे हो ना, जीरो कैसे हो सकता है? जीरो हुआ तो तुम जहां, यदि तुम मान लो गुवाहाटी में एक ट्रेन में बैठे हो और तुम बोल रहे हो तुम्हारी वेलोसिटी जीरो, तो जिंदगी भर गुवाहाटी में पड़े रहोगे। तुम ट्रेन के साथ कैसे जा रहे हो? तो एक ट्रेन में तुम्हें बैठा दिया, ट्रेन 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, तो तुम्हारी वेलोसिटी भी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन जब ट्रेन में बैठे बैठे तुम अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को, तो रेस्ट में फील कर रहे हो कि मोशन में फील कर रहे हो? रेस्ट में। मतलब तुम्हारी रियली में वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, तुम 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने आप को जब देखा तो अपने आप को चलता हुआ फील नहीं कर रहे हो, रेस्ट में फील कर रहे हो। तुम अपना डिस्प्लेसमेंट, अपनी एक्सेलरेशन, अपनी वेलोसिटी, अपनी बॉडी को रेस्ट में फील कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी तो मूव ही नहीं कर रही। आप बोलोगे सर ये 2 एग्जांपल तो ठीक है, आपके समझ में आ गए कि जब हम घर में बैठे हैं तब हम अपने आप को देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं, जब ट्रेन में बैठे हैं तब हम अपने आप को देख रहे हैं, रेस्ट में देख रहे हैं। लेकिन सर आपने तो बोला कि कोई भी ऑब्जर्वर कभी भी अपने आप को जब देखेगा, कभी भी, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे वो मूव कर रहा हो, जब भी अपने आप को देखेगा रेस्ट में ही फील करेगा। सर जब हम घर से स्कूल जाते हैं पैदल चल के, जब हम पैदल चल के या रनिंग करके घर से स्कूल जाते हैं, तो सर तब तो हम अपने आप को रेस्ट में फील नहीं करते, हम तो मूव करता हुआ फील करते। तो आपका स्टेटमेंट सही कैसे हो गया? आपने तो बोला कि कोई भी ऑब्जर्वर जब भी अपने आप को देखेगा हमेशा रेस्ट में फील करेगा, चाहे वो रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे। आपने अनकंडीशनल बात बोल दी है, आपने कोई कंडीशन नहीं डाली, आपने अनकंडीशनल बोल दिया कि एवरी ऑब्जर्वर विल फील हिमसेल्फ या हरसेल्फ इनटू रेस्ट ऑलवेज। If an observer will see himself or herself, then he or she will feel its velocity, displacement and acceleration zero always. तो सर ये बताइए, जब हम घर से स्कूल जाते हैं पैदल चल के, या मार्केट में जाते हैं पैदल चल के, तब हम अपने आप को कहां रेस्ट में फील करते हैं? मैं बोलूंगा कर रहे हो तब भी रेस्ट में फील। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो रहा। जब आप सड़क पे चलते हो ना मुन्ना, जब आप सड़क पे चलते हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हो, आप आसपास की चीजों को देख रहे हो। आप दुकान को देख रहे हो, आप पेड़ को देख रहे हो, आसपास की चीजों को देख रहे हो। और जब आप देख रहे हो, आप जब चल रहे हो तो आसपास की चीजों को देख रहे हो, तो आपको आसपास की चीजें या तो आपसे दूर जाती हुई नजर आ रही है या पास आती हुई नजर आ रही है।
आप मान लो ईस्ट में जा रहे थे, ईस्ट में आगे एक चाय की दुकान है, जब आप चल रहे थे तो आपको चाय की दुकान और आपके बीच का डिस्टेंस कम होता हुआ नजर आ रहा। तो आप तो ह्यूमन बीइंग हो, आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि आप में और चाय की दुकान में यदि डिस्टेंस कम हुआ है तो या तो आप चले हो या चाय की दुकान चली है, लेकिन आपको ये तो पता है कि चाय की दुकान तो चलती नहीं है, चाय की दुकान तो चलेगी नहीं। इसका मतलब आप में और चाय की दुकान में डिस्टेंस कम हुआ है, तो आपको क्या आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि आप चल रहे हो। आपका दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है कि आप मूव कर रहे हो। आपने अपने आप को नहीं देखा मूव करता हुआ। आपके बीच में और चाय की दुकान के बीच में डिस्टेंस कम हुआ तो साइकोलॉजिकली आपने सोच लिया है कि आप में और आप चाय की दुकान में डिस्टेंस कम हुआ है, आपके पास कोई पेड़ और आपके बीच में दूरी कम हो रही है, या कोई चीज आपके पीछे है, आपके और उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो नॉन लिविंग थिंग है दुकान, वो तो चल नहीं सकती। इसका मतलब आप चल रहे हो। आपने कैलकुलेशन किया मैथमेटिकली, लेकिन आपने फील नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, चलो एक सिचुएशन जनरेट करता हूं, ध्यान से सुनो। एक सिचुएशन जनरेट करता हूं। आप सब लोग एयरपोर्ट तो गए होंगे। एयरपोर्ट में जो एक्सेलरेटर होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर पे सब खड़े होकर चले होगे। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला। दिल्ली एयरपोर्ट पे है, दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओ, जयपुर एयरपोर्ट पे जाओ तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर भी है, वो वाला नहीं, सीडी वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो मान लो एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटर है जो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। आप उसमें खड़े हो गए तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा, तो आपकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? आप अपने आप को आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक काम करो, वो एक्सेलरेटर यदि इधर जा रहा है तो आप उसी एक्सेलरेटर पे 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू कर दो। 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू कर दो। जितनी स्पीड से एक्सेलरेटर आगे जा रहा है, आप उस एक्सेलरेटर पे उतनी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू कर दो। तो मान लो आप t इक्वल टू जीरो पे एयरपोर्ट पे एक टॉयलेट था, उस टॉयलेट के सामने खड़े थे आप टॉयलेट के एकदम पैरेलल खड़े थे, और आपने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेटर पे अपोजिट डायरेक्शन में चलना चालू किया। तो आप हमेशा अपने आप को किसके सामने देखोगे? टॉयलेट के सामने देखोगे। इसका मतलब आप अपने और टॉयलेट के बीच का डिस्टेंस चेंज होता हुआ नहीं देख रहे। अब आपको क्या फील हो रहा है? आप अपने आप को रेस्ट में फील कर रहे हो कि मोशन में फील कर रहे हो? रेस्ट में। चल तो अभी भी रहे हो आप, लेकिन क्योंकि आपके और टॉयलेट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे यार मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो चलने का मतलब आपको डिस्प्लेस होना था। मतलब आप किसी चीज के सामने खड़े थे तो उससे अलग जगह पहुंचना था, लेकिन आप तो चले ही नहीं, लेकिन आपके पांव चल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को रेस्ट में फील कर रहे हो। मतलब ये है कि मैं आपको सड़क पे ना चला के अब एक काम करता हूं, एक ऐसे प्लेनेट पे ले जाता हूं, ध्यान से, जहां पे ना कोई चाय की दुकान है, ना कोई पेड़ है, ना कुछ और है। एक प्लेनेट पे लेके जहां पे चारों तरफ इक्वलिटी है, चारों तरफ फोग है, फोग, सफेद फोग, एकदम इक्वल, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ एक ही चीज है, एक लेयर है, व्हाइट लेयर एकदम इक्वल, एकदम इक्वलिटी, फोग है चारों तरफ। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो अब आप वहां पे दौड़ रहे हो। अज्यूम करो, मैं जो बोल रहा हूं उसको फील करो, अज्यूम करो एक ऐसे प्लेनेट पे ले गया तो वहां पे चारों तरफ फोग है, इक्वलिटी, ये जगह है, वो जगह है, ये जगह सब सेम है, ना कोई पेड़ है ना कुछ और, सिर्फ फोग ही फोग है चारों तरफ। अब मैं बोल रहा हूं कि आप दौड़ो, अब आपको बोल रहा हूं दौड़ो, क्या अब आप अपने आप को डिस्प्लेस होता हुआ फील करोगे? क्या आप अपने आप को डिस्प्लेस होता हुआ फील कब करते हो? कब आप कैलकुलेट करते हो? जब आप चाय की दुकान और आपके बीच में डिस्टेंस कम या ज्यादा होती है। लेकिन मैंने एक ऐसे प्लेनेट पे ले गया जहां पे चारों तरफ फोग ही फोग है, और अब आपको बोला जितनी स्पीड से दौड़ना है दौड़ो। अब अपने आप को आप क्या किस में फील करोगे? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आपको आपकी पोजीशन चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ तो इक्वलिटी है। t इक्वल टू जीरो पे आप जहां खड़े थे आपको लग रहा है कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे भी वही खड़े। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आप कहां से कहां पहुंचे, क्योंकि चारों तरफ सेम चीज है, यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सब जगह एक ही चीज है। आपको ये फील होगा ना। लेकिन जब आप सड़क पे चलते हो तब आप अपने आप को नहीं देखे। प्रॉब्लम ये थी, आप दुकान को, पेड़ को, इनको देख के कैलकुलेट कर रहे हो कि आप मूव कर रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, फीलिंग्स नहीं कर रहे हो। आप अब एक काम करो, सड़क पे चलो और आप आसपास की सारी चीजों को आपकी आंखें में खराब कर देता हूं, आपको एक श्राप दे देता हूं कि आप सड़क पे चलते हुए ना दुकान आपको देख पा रहे, ना पेड़ को देख पा रहे, ना जमीन देख पा रहे, कुछ नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ अपने आप को देख पा रहे हो।
अपने अलावा किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो, और अपने पांव भी नहीं देख पा रहे हो, अपनी बॉडी का सिर्फ ये पार्ट देख पा रहे हो, अपने पेट से स्टोमक से ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हो, और कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, सब काला काला दिख रहा है, ब्लैक। अब आप चल रहे हो, अब आप अपने आप का सिर्फ बॉडी का ये ऊपर वाला पार्ट ही देख पा रहे हो। आप देखो चलते हुए अपनी बॉडी के इस पार्ट को, क्या आप अपने आप को मूव करता हुआ फील कर रहे हो? क्या चारों तरफ काला काला है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि जब भी आप सड़क पे चलते हुए भी सिर्फ अपने आप को देखो, अपनी बॉडी को देखो, अपनी बॉडी को, आसपास की चीजों को छोड़ दो, कैलकुलेट करना छोड़ दो कि आप नथुलाल की दुकान के सामने थे, अभी किसी और दुकान पे पहुंच गए, उसको भूल जाओ। आप सिर्फ अपने आप को देखो, भूल जाओ आसपास की चीजों को, आप अपने आप को देखो। कोऑर्डिनेट सिस्टम को मत चेक करो कि आप अभी इस कोऑर्डिनेट पे थे, अभी उस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए, वो कैलकुलेशन मत करो। तब आप अपनी बॉडी को देखो, फील करो, चारों तरफ ब्लैक 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 है, चारों तरफ काला, और आप चल रहे हो, यहां भी काला, अभी भी वहीं पे, अभी भी वहीं पे, अभी भी वहीं पे। क्या अपने आप को मूव करता हुआ फील करोगे? क्या समझ में आया अभी आपको कि जब भी कोई ऑब्जर्वर अपने आप को देखेगा, अपने आप को देखेगा, तो हमेशा वो खुद को जब देखेगा, खुद को हमेशा रेस्ट में ही देखेगा। अभी कोई कंफ्यूजन है किसको कि मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि एक ऑब्जर्वर जब भी अपने आप को देखेगा, हमेशा अपने आप को रेस्ट में ही देखेगा। कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी पर्सन जब अपने आप को, अपनी वेलोसिटी, अपना डिस्प्लेसमेंट, अपना एक्सेलरेशन देखेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, हमेशा जीरो ही देखेगा। अब इस स्टेटमेंट में किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो इस स्टेटमेंट को लिखो, पहले नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, लिखो मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ इज ऑलवेज रेस्ट। मतलब लिखो मीन्स वेन एवर एन ऑब्जर्वर सी हिमसेल्फ, देन मैंने बोला वेन एवर एन ऑब्जर्वर सी हिमसेल्फ, comma, then he will always feel himself into rest. Either he is in rest or in motion. चाहे वो एक्चुअल में रेस्ट में हो, चाहे वो एक्चुअल में मोशन में हो, वो हमेशा अपने आप को रेस्ट में देखेगा। Either he is in rest or in motion. इतना हो गया सबका? मैंने क्या बोला? Either he is in rest or in motion. Full stop. Next पैरा में लिखो, next पैरा में लिखो, in simple word we can say that all the motion parameters ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बाकी भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड डिस्टेंस, वेलोसिटी से रिलेटेड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एवरेज एक्सेलरेशन, सब। तो इनसे रिलेटेड जो जो डेटा है वो भी, जैसे स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, सब कुछ। क्या मैंने लिखा है? इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट all the motion parameters ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ब्रैकेट क्लोज of an observer with respect to himself are always zero। मतलब मैं बोलूं मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जर्वर भी है। मतलब ए नाम का ऑब्जर्वर अपने आप को ही देख रहा है, तो क्या देखेगा? अपना मोशन जीरो। मतलब मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए का मतलब हो जाएगा रेस्ट। मैं बोलूं मोशन पैरामीटर्स, कोई भी मोशन पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, कितना आएगा? जीरो। मतलब मैं यहां पे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी जीरो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी जीरो। समझ में आ रहा है सबको? ये लिख पा रहा हूं, ये जो लिखा हुआ इसमें किसी को कंफ्यूजन है? अब बात आती है कि क्यों, अब बात मैं समझाता हूं कि क्यों एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब भी अपने आप को देखेगा, क्यों एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मोशन देखेगा, और एक मूविंग ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसका गलत मोशन देखेगा। क्यों, समझा देता हूं। मैंने बोला जब भी कोई ऑब्जर्वर अपने आप को देखेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, जब अपने आप को देखेगा तो अपने आप को किसमें देखेगा? रेस्ट में। अपनी वेलोसिटी जब भी कोई ऑब्जर्वर देखेगा, कोई भी ऑब्जर्वर जब खुद की वेलोसिटी देखेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, कितना देखेगा? जीरो। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से सुनो। तो मुझे जब भी कोई बोले
प्लीज मुझे यदि कोई बोले कि बताओ इस ऑब्जेक्ट की इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, आपको बोले कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बोला कि आपको पूछे कि बताओ ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से जा रहा है एक्चुअल में, और ये ऑब्जर्वर जो है राम जो है वो राम इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। बोला ये ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से जा रहा है एक्चुअल में और राम इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो बताओ राम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या देखेगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो हम कैसे निकालें? हमें इतना पता है कि राम यदि ऑब्जर्वर है तो राम उस ऑब्जेक्ट को देखने के साथ साथ अपने आप को भी देखेगा। कोई भी आदमी किसी को देखने के साथ साथ अपने आप को भी देखेगा। तो हमें इतना पता है, हमें यह नहीं पता कि राम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या देखेगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि राम यदि खुद को देखेगा तो खुद की वेलोसिटी कितना देखेगा, 0। तो राम यदि खुद को देखेगा तो खुद की वेलोसिटी 0 देखेगा। तो उसने खुद की वेलोसिटी, हमें राम को ऑब्जर्वर बनाना है। राम यदि ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या देखेगा वो तो नहीं पता, लेकिन राम यदि ऑब्जर्वर बन के खुद को देखेगा तो खुद की वेलोसिटी 0 देखेगा। तो राम यदि 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था, राम यदि 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था, तो आपको अब क्या करना है, राम की वेलोसिटी को 0 बनाना है, क्योंकि राम को ऑब्जर्वर बना देना है इस पूरे सिस्टम का। तो राम जब खुद को देखेगा, खुद को, क्योंकि राम को खुद को भी देखना है और उस ऑब्जेक्ट को भी देखना है, तो ऑब्जेक्ट का राम क्या देख रहा है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हमसे जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके बगल में एक लड़का बैठा है और आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये लड़का क्या सोच रहा है। आपके बगल में मान लो सुरेश नाम का लड़का बैठा है और मैं आपसे पूछूं कि बताओ सुरेश क्या सोच रहा है, क्या आप बता सकते हो? क्या नहीं आप बता सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुरेश से बात करनी पड़ेगी कि सुरेश भाई मेरे सामने क्वेश्चन आया कि तुम क्या सोच रहे हो। तो सुरेश आपको बताएगा कि मैं ये सोच रहा हूं, तब आप मुझे जवाब दे दोगे सर सुरेश ये सोच रहे हैं। क्या सुरेश से बिना पूछे आप बता सकते हो सुरेश क्या सोच रहे हैं? तो सेम चीज आपसे पूछ रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट इतनी वेलोसिटी से जा रहा है। बोला एक ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ईस्ट में, और रमेश नाम का पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में चल रहा है। आपको बोल रहा है कि बताओ रमेश उसका वेलोसिटी कितना देख रहा है। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन हो गया ना कि आपसे पूछ रहा है कि राकेश बताओ क्या सोच रहा है। रमेश अपनी आंखों से देख रहा है, पूछा आपसे रहा है। तो आपके पास तो एक तरीका ही हो गया कि रमेश के पास जाओ और पूछो रमेश भाई तुम इस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी देख रहे हो बताओ जरा, इस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी देख रहे हो बताओ जरा। तो रमेश आपको बता देगा कि मैं इतना देख रहा हूं, तो आप जवाब दे दोगे। लेकिन ऐसा तो मैकेनिक्स में नहीं चलेगा, तो आपको खुद को कैलकुलेट करना है कि रमेश कितना देख रहा है। तो कैसे करोगे? तो आपको इतना पता है कि रमेश यदि ऑब्जर्वर है, रमेश को यदि ऑब्जर्वर बनाए तो रमेश उस ऑब्जेक्ट को देखने के साथ साथ अपने आप को भी देख रहा है। उस ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी देख रहा है वो तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि खुद का वेलोसिटी कितना देखेगा रमेश, 0। तो आपको क्या करना है, रमेश की वेलोसिटी को 0 बनाना है। तो कैसे बनाओगे? रमेश 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था, तो रमेश की वेलोसिटी को 0 बनाना है। तो क्या करोगे, 5 मीटर पर सेकंड रमेश को किधर दे दोगे, वेस्ट में। रमेश की वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दे दोगे, तो 5 ईस्ट में 5 वेस्ट में, तो नेट कितना हो गया, 0। तो अब एक बात बताओ, मैंने एक इक्वेशन बोला x = y। यदि आप x में 5 ऐड करते हो और y में 3 माइनस करते हो, क्या सही है क्या? नहीं। x में 5 ऐड करते हो और y में भी 5 ऐड करते हो, तब क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। x को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो y को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए। x में यदि log लेते हो तो y में भी log लेना पड़ेगा। मतलब जो काम LHS में कर रहे हो वो काम RHS में कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन में बोला था वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है और रमेश 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। ऑब्जेक्ट को मान लो x, रमेश को मान लो y, और आपको पूछ रहा है कि बताओ रमेश उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना देख रहा है। तो आपको ये पता लगाना है कि रमेश उस ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी देख रहा है। मतलब रमेश क्या हो गया, ऑब्जर्वर। आपके क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है रमेश उस ऑब्जेक्ट का कितना वेलोसिटी देख रहा है, मतलब रमेश ऑब्जर्वर हो गया। तो रमेश यदि ऑब्जर्वर है तो रमेश ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपने आप को भी देखेगा और खुद का वेलोसिटी कितना देखेगा, 0। तो आप क्या करोगे, आपको क्या पता है कि यदि रमेश ऑब्जर्वर है तो यहां पे आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो रमेश खुद अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट हो गया और एक वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो रमेश यदि अपने आप को देखेगा तो अपने आप की वेलोसिटी कितना देखेगा ये आपको पता है, 0 देखेगा। तो आप क्या करोगे, रमेश की वेलोसिटी को 0 करने के लिए, रमेश 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा था तो आपने क्या किया, उसको 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दे दिया, ताकि आपका कैलकुलेशन से रमेश का 5 से 5 कैंसिल आउट, 0 हो गया। तो आपने रमेश को 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दिया, तो x के साथ जो किया y के साथ भी वही करना पड़ेगा।
तो रमेश को आपने क्वेश्चन में छेड़खानी की, रमेश को 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दिया, तो ऑब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि जो काम एक्स के साथ कर रहे हो वो वाई के साथ भी करना पड़ेगा। तो रमेश को आपने क्या किया, क्वेश्चन के साथ छेड़खानी की, रमेश को 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दे दिया, तो ऑब्जेक्ट को भी 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में देना पड़ेगा। तो रमेश का 5 से 5 कैंसिल आउट, रमेश का कितना हो गया, 0। रमेश एज एन ऑब्जर्वर बनके, रमेश ने जब ऑब्जर्वर बना, अच्छा देखो, रमेश जब ऑब्जर्वर बना तो एक्स के साथ क्या कर लिया, अपने साथ क्या कर लिया, रमेश के लिए 2 है, एक एक्स और एक रमेश, अपने लिए रमेश को मान लो एक्स और ऑब्जेक्ट को मान लो वाई। तो रमेश को जब आपने ऑब्जर्वर बनाया तो रमेश के साथ क्या करना पड़ा आपको, 5 मीटर पर सेकंड क्या करना पड़ा, वेस्ट में देना पड़ा। तो यदि आपने एक्स को 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दिया है इस ऑब्जर्वर, इसके ऑब्जर्वर बनते ही, इसके रेस्पेक्ट में, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में देना पड़ेगा। तो रमेश ने अपने पास क्या देखा, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट और 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, तो खुद का कितना देखा, 0। एकदम सही कैलकुलेशन। जब रमेश ने खुद को देखा तो 0 देख रहे, और जब उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट के पास क्या देख रहा था, 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट में पहले से था और 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में, तो 8 ईस्ट में 5 वेस्ट में। देखो खुद के पास भी क्या देखा था, जो एक्चुअल था वो तो देख ही रहा था, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट वो तो देख ही रहा है, लेकिन जैसे वो ऑब्जर्वर बना, जैसे रमेश ऑब्जर्वर बना, तो रमेश को मान लो एक्स और उस ऑब्जेक्ट को मान लो वाई, और रमेश को ऑब्जर्वर भी बना दिया। तो एक्स के साथ क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट, तो एक्स को 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में दिया, तो हम जानते हैं जो एक्स के साथ करेंगे वो वाई के साथ भी करेंगे, तो वाई को भी 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में देना पड़ेगा इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए। तो रमेश ने अपने पास क्या देखा, 5 मीटर पर सेकंड जो एक्चुअल में था ईस्ट में वो तो देखा ही, साथ में 5 मीटर पर सेकंड अपने आपके पास वेस्ट में भी देखा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, खुद का 0 देखा। ऑब्जेक्ट के पास क्या देखा, 8 मीटर पर सेकंड जो था वो तो देखेगा ही, और साथ में 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट में, तो नेट कितना देखेगा ऑब्जेक्ट के पास, 3 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। तो देखो रमेश ने जब उस ऑब्जेक्ट को देखा, रमेश ने उस ऑब्जेक्ट को जब देखा, तो देखो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अपनी जो वेलोसिटी थी, अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर की, और किधर ट्रांसफर की, जो रमेश के पास वेलोसिटी था ईस्ट में, ट्रांसफर किधर किया रमेश ने, वेस्ट में, उतना ही वेलोसिटी अपोजिट में ट्रांसफर कर दिया। और फिर देखा, अब समझ में आ रहा है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो अपने मोशन पैरामीटर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करके देखेगा। क्यों? क्योंकि जब वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो अपने आप को भी देख रहा है, और अपने आप को किस में देखेगा, रेस्ट में। अपने आप को रेस्ट में देखने के लिए वो क्या करेगा, उसके पास जितना भी वेलोसिटी है, जितना भी एक्सेलरेशन है, जिधर भी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को देगा। और जब एक्स को आपने जो दिया वाई को भी वही करना पड़ेगा। समझ में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 5% अभी और क्लियरिटी ला दूंगा, ठीक है। तो लिखिए, अभी पहले लिखिए, नोट लगा के लिखो। whenever we have to calculate any motion parameter, कोई भी मोशन पैरामीटर, एनी मोशन पैरामीटर के ब्रैकेट में वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। whenever we have to calculate any motion parameter, ब्रैकेट में ये चीज, of any object with respect to an observer, then always first make all the motion parameters of that observer 0। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देखने के साथ साथ यदि वो ऑब्जर्वर है तो खुद को भी तो देख रहा है, तो खुद को कितना देखेगा, 0। तो मैंने क्या बोला, देन ऑलवेज फर्स्ट मेक, पहले उस ऑब्जर्वर को खुद को दिखाओ, खुद का हमें पता है कितना देखेगा, 0, तो 0 बनाओ। देन ऑलवेज फर्स्ट मेक ऑल द मोशन पैरामीटर्स ऑफ दैट ऑब्जर्वर 0, अंडरलाइन कर लेना 0। फॉर दिस व्हाटएवर मोशन पैरामीटर हैज टू गिव इन ए डायरेक्शन ऑल्सो गिव, जो x के साथ करोगे वो y के साथ, x में 5 ऐड किया तो y में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या लिखा, फॉर दिस व्हाटएवर मोशन पैरामीटर हैज टू गिव टू दैट ऑब्जर्वर in a direction, comma, also give the same motion parameter in same direction to that object, and then calculate the net motion parameter of that object। फिर उसके बाद नेट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, and then calculate the net motion parameter of that object। वो देने के बाद कितना बना, such that this motion parameter of the object
will be with respect to that observer. क्लियर है? मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो ऑब्जर्वर मुंह दिखाई में, मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, मुंह दिखाई में क्या देगा उसको? क्या देगा मुंह दिखाई में? अरे मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, दुल्हन पहली बार जब घर में आती है तो बड़े लोग दुल्हन का मुंह देखने के लिए पैसा देते हैं। तो जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो इस मुंह दिखाई की रस्म में क्या देगा उसको? अपना खुद का मोशन पैरामीटर लुटा देगा उस पे, अपना खुद का जो मोशन पैरामीटर था लुटा देगा उस पे। सारा का सारा जो खुद के पास था वो अपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करके देखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू? तो लिखो, नोट लगा के लिखो। देखो, इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट whenever an observer see any object then that observer will transfer, क्योंकि खुद को रेस्ट में देखना है उसको, बोलेगा ना मैं इस ऑब्जेक्ट को दौड़ता दौड़ता नहीं देखूंगा, रुक जाता हूं, अच्छे से देखता हूं कैसा है ये। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अपने आप को तो रेस्ट में फील करेगा ना, तो अपने आप को रेस्ट में फील करने के लिए क्या करेगा? अपने आप को अपने मोशन पैरामीटर जितना भी था अपोजिट में देगा। तो अपने साथ जो किया, एक्स के साथ जो होगा वाई के साथ भी वही होगा। तो क्या लिखा? देन, मैंने क्या बोला? whenever an observer see an object then he will transfer his all the motion parameter to that object, but किधर? किस डायरेक्शन में? but in opposite direction। यदि इसका ईस्ट में था खुद का तो वेस्ट में देगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन पैरामीटर, उसके खुद के मोशन पैरामीटर जिधर थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में देगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन पैरामीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन पैरामीटर। तो अभी बताओ थोड़ा सा सोच के कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या कुछ ट्रांसफर करके देखेगा क्या? तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में जो वेलोसिटी है, एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है वो देखेगा कि कुछ अलग देखेगा? लेकिन मूविंग ऑब्जर्वर जब किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल एक्सेलरेशन देखेगा क्या? तो अब समझ में आ गया कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एब्सोल्यूट मोशन क्यों बोलते हैं। क्यों एब्सोल्यूट मोशन में मैंने बोला कि एब्सोल्यूट मोशन का मतलब है इसमें स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। समझ में आ रहा है? लिख लो फिर, नोट लगा के लिखो। अगेन लिखो, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, नोट लगा के लिखो, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज सी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अंडरलाइन, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज सी द एक्चुअल ब्रैकेट में रियल, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज सी ब्रैकेट में ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विल ऑलवेज सी द एक्चुअल ब्रैकेट में रियल ब्रैकेट क्लोज मोशन पैरामीटर्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखे वो, ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो कुछ ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा कि उसका खुद का तो जीरो है, तो क्या जीरो ट्रांसफर करके देखेगा? ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, बट ए मूविंग ऑब्जर्वर कैन नेवर सी, मैंने बोला ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर will always see the actual motion parameter, will always see the actual या ब्रैकेट में real motion parameter of each and every object। जो है वो ही देखेगा, वास्तविकता, सच्चाई देखेगा, वो वास्तविकता देखेगा, रियलिटी देखेगा वो। बट ए मूविंग ऑब्जर्वर कैन नेवर सी, मूविंग ऑब्जर्वर को अंडरलाइन, बट ए मूविंग ऑब्जर्वर कैन नेवर सी the actual motion parameter, can never see the actual motion parameter of any object, comma, he will always see false motion parameter, false, he will always see false, गलत देखता है वो हमेशा, actual नहीं देखता है, false motion parameter of each and every object। ठीक है? यदि बेचारा कोई ऑब्जर्वर एक्चुअल में रेस्ट में पड़ा हुआ, रेस्ट में, तो मूविंग ऑब्जर्वर जब उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, क्या कभी रेस्ट में देखेगा क्या उसको?
नहीं, क्या करेगा वो? अपना मोशन पैरामीटर उसको ट्रांसफर कर देगा। मान लो वो मूविंग ऑब्जर्वर 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा था और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा था और राम जो था वो 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा था। तो बताओ राम जब उस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना देखेगा? एक ऑब्जर्वर, एक ऑब्जेक्ट, एक पत्थर था जमीन पे पड़ा हुआ था, राम 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा था, तो राम जब उस ऑब्जेक्ट पत्थर को देखेगा, उस स्टोन को देखेगा, तो क्या रेस्ट में देखेगा क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो अपना वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा और किधर, जिधर वो जा रहा था उसके अपोजिट में। तो वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रहा था तो उस स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड साउथ में दे देगा, क्योंकि खुद को रेस्ट में देखेगा ना। तो खुद को रेस्ट में देखने के लिए 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा था तो अपने आप को क्या किया? 5 मीटर पर सेकंड साउथ में दिया। 5 से 5 कैंसिल आउट, खुद को रेस्ट में देखा तो स्टोन को भी 5 मीटर पर सेकंड साउथ में ट्रांसफर कर देगा। तो स्टोन का पहले से कितना था? 0, और उसने क्या ट्रांसफर कर दिया? 5 मीटर पर सेकंड साउथ। तो 0 प्लस 5 मीटर पर सेकंड साउथ कितना देखेगा? 5 मीटर पर सेकंड से उस स्टोन को साउथ में चलता हुआ फील करेगा। लेकिन एक आदमी जमीन पे खड़ा है, स्टेशनरी है, वो क्या देखेगा? स्टोन का वेलोसिटी 0, वो एक्चुअल में जो है वो देखेगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्लास में इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, इसको समझेंगे, कैलकुलेशन में लेके आएंगे।